चलिए बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के महा तमाशे की। जी हाँ, महाराष्ट्र में सदरराज नाफिज कर दिया गया है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक किसी भी पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी के लिए दरकार आदाद-ओ-शुमार पेश नहीं किए जाने की बुनियाद पर ही गवर्नर ने सदरराज के निफाज की सिफारिश की थी। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक सदरराज 6 महीनों के लिए नाफिज किया गया है। इस दौरान कोई पार्टी अगर हुकूमत साजी के लिए दरकार आदाद-ओ-शुमार के साथ दावा पेश करती है तो उसे मौका दिया जाएगा। दूसरी जानिब शिवसेना गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। शिवसेना ने एक अर्जी दाखिल करके कहा है कि उसे हुकूमत साजी के लिए महज 24 घंटे का ही वक्त दिया गया, जबकि उसने 3 दिनों का वक्त मांगा था। काबिल जिक्र है कि शिवसेना ने हुकूमत साजी के लिए गवर्नर की जानिब से मिले 24 घंटे का वक्त खत्म होने से 1 घंटे पहले राजभवन पहुंचकर गुजारिश की थी कि उन्हें 48 घंटों का मजीद वक्त दिया जाए, लेकिन शिवसेना के इस मुतालबे को गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया था और एनसीपी को हुकूमत साजी के लिए नंबर साबित करने के लिए कहा था। चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद हैं लगातार हमारे साथी अमित रॉय। अमित, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन की खबर आई यहाँ पे प्रदेश में, वैसे ही राजनेताओं के आरोप लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, वो बाहर आए और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ है पार्टियों के साथ। हमने 48 घंटे और समय मांगा था राज्यपाल से, लेकिन उन्होंने वो समय देने से मना कर दिया। लेकिन आज जो हमारी अवधि है वो 8:30 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा देना कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसी मामले को देखते हुए हम देख रहे हैं कि शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया है। अभी अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोरात, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, उसके अलावा अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल मौजूद हैं। वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो शरद पवार, अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे ये यहाँ पे मौजूद है। लगातार दोनों पक्षों में बैठकों का दौर जारी है कि आखिरकार सत्ता स्थापित कैसे की जाएगी महाराष्ट्र में, कांग्रेस जो है किस तरह से समर्थन देगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, किस तरह से पोर्टफोलियो जो है बटेगा और किस तरह से जो है शिवसेना की जो विचारधारा है, हिंदुत्व विचारधारा, उसका असर कहीं एनसीपी और कांग्रेस की विचारधारा पे तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये डर है कांग्रेस को कि कहीं इसका खामियाजा होने वाले चुनाव को देखते हुए पूरे देश में कांग्रेस को ना हो, उनके बड़े नेता नाराज ना हो जाए, कार्यकर्ताओं को गलत मैसेज ना जाए। ये सारी चीजों को देखते हुए ही हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से कवायद लगातार चल रही है। जब यहाँ पे बीजेपी को बुलाया गया तो बीजेपी ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना को जो है बुलाया गया और शिवसेना ने 24 घंटे के पहले यानी 23 घंटे पूरे होने पर ही वो राजभवन पहुंच जाते हैं। और उन्हें पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस एनसीपी का समर्थन मिल चुका है, लेकिन समर्थन का जो पत्र है दोनों ही पार्टियों का वो उनके पास नहीं आया, तो उन्हें खाली हाथ वहां से लौटना पड़ा और आदित्य ने 3 दिन की मोहलत मांगी राजभवन में। लेकिन राज्यपाल ने उस मोहलत को जो है ठुकरा दिया। फिर आदित्य बाहर आए, मीडिया से बातचीत हुआ, साफ तौर पे कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया, लेकिन हमने जो क्लेम किया हुआ है वो क्लेम अभी भी बना हुआ है। ये पूरा सिलसिला खत्म हुआ लगभग 8, सवा 8 बजे करीब। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 8:30 बजे जो है राज्यपाल का फोन आता है यहाँ पर अजीत पवार को कि आपको आमंत्रित किया जाता है, आप जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तुरंत ही जो है एक शिष्टमंडल अजीत पवार की अगुवाई में जाके राज्यपाल से मिला और वहां पे बाहर निकल के उन्होंने ये बयान दिया कि हमारी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है उसको पूछ के, उसको समझ के जो है उससे हम फिर निर्णय लेंगे। और आज हम देख रहे हैं सुबह से जो पूरा क्राइटेरिया चल रहा था कि पहले सुबह शरद पवार की जो है बातचीत हुई सोनिया गांधी से, और बातचीत के बाद सोनिया गांधी ने 3 लोगों को नियुक्त किया कि आप जाइए महाराष्ट्र में और शरद पवार से बैठक करिए। वो लोग जो है अभी पहुंच चुके हैं लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पे और लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन भी लग गया। तो अब जो है एनसीपी का ये कहना
कहना है, जो ऑफ द रिकॉर्ड उनके नेता कह रहे हैं कि अब हमारे पास समय हो चुका है, अब हमें जल्दबाजी नहीं है। जिस जल्दबाजी को देखते हुए जो है हम इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, शिवसेना जल्दबाजी कर दी, हम भी आगे बढ़ रहे थे, तो अब हमारे पास समय है और अब हम जो है अस्थायी सरकार दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस अपनी विचारधारा को लेकर इनके साथ नहीं आ रही थी, वो अब किस तरह शामिल होगी, क्या तीनों ही पार्टियों को किस तरह जो है सत्ता में जो है एक तरह का समांतर जो है वो मिलेगा, उसके बाद से किस तरह से ये तीनों विचारधारा एक मेल खाकर इस राज्य को आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और एक दूसरा समीकरण भी जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, उसकी भी चर्चा चल सकती है कि 2014 आपको याद होगा ही ना कि जब बीजेपी जो है सरकार बनाने गई तो शिवसेना उसके साथ नहीं थी, एनसीपी ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था, तब जाके सरकार जो है गठित हुई थी। वही खेल जो है इस बार भी चला। तो ये भी हो सकता है कि अब दो ही रास्ते यहाँ पे, या बीजेपी और एनसीपी उन्हें बाहर से समर्थन दे, या फिर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना जो है वो तीनों मिलाकर अपने नंबर जो है इकट्ठा करे और फिर राज्यपाल के पास जाए। राज्यपाल के पास जब वो जाएंगे अपना नंबर लेके, तो पहले वो अपना सहमति पत्र दिखाएंगे और उसके बाद जो है विधायकों की परेड हो सकती है। लेकिन इन सब में हमें लगता है कि अब कुछ समय जा सकता है, क्योंकि अब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, एनसीपी के नेता साफ तौर पे कह रहे हैं जल्द ही चर्चा हो जाएगी, लेकिन अब जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को देखते हुए अस्थायी सरकार किस तरह से बने कि आने वाले दिनों में जो है कर्नाटक जैसा हाल ना हो जाए, इसको देखते हुए अब सभी जगह बैठकों का दौर शुरू है। वहीं कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे जो है अपनी पत्नी और आदित्य ठाकरे के साथ जो है मातोश्री से निकल चुके हैं द रिट्रीट होटल, जहां पे उनके 65 विधायक यानी 56 विधायक शिवसेना के और 9 निर्दलीय विधायकों ने जो उन्हें सपोर्ट किया था, उनके साथ उनकी बैठक शुरू है कि अब आगे क्या किया जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगते ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है और सभी पार्टियां जो है इस पर मंथन करने में लग चुकी है कि आगे जो है किस तरह से इससे निपटा जाए या किस तरह सत्ता स्थापित की जाए, किस तरह सत्ता से बीजेपी को दूर रखा जाए और महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक समीकरण का जन्म हो। जी अमित, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और इस बीच हमें यह भी याद आ रहा है कि महाराष्ट्र में तीसरी बार जो है इस तरह से सदर राज जो है वो नाफिज किया गया है, यहाँ पे लगाया गया है। इससे पहले 17 फरवरी 1980 में हुआ था 112 दिन के लिए, और 28 सितंबर 2014 को हुआ था 32 दिनों के लिए। इस सब के बीच में हम अगर बात करें महायुति की, यानी जिसको वहाँ के जो एक आम महाराष्ट्र के लोग हैं उन्होंने अपना वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भाई उन्होंने तो अपना कीमती वोट दिया था खास नुमाइंदों को देखकर, खास पार्टी को देखकर, लेकिन अब जो ये तमाम पिक्चर निकल कर सामने आ रही है, सबसे ज्यादा नुकसान एक आम महाराष्ट्रियन का ही। देखिए, निश्चित तौर पे मतदाताओं को घर से निकालने के हमने देखा कई सारे कैंपेन चलाए गए। जितने भी राजनेता थे हर पार्टी के, उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि आप घरों से निकलिए, वोट करिए, वोट आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार का प्रयोग करने के बाद मतदाताओं को क्या मिला? राष्ट्रपति शासन। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर कह रहे हैं हम लगातार जो है सफर करते हैं, ट्रेनों में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, रिक्शे में जा रहे हैं, हर जगह जो है एक ही बात हो रही कि आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सत्ता। और अब हम देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि यार बहुत गलत हुआ है, किसी न किसी को सरकार बनानी चाहिए थी और विकास की दिशा में महाराष्ट्र को ले जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनीति हुई, उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र के जितने लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनमें एक मायूसी सी दिख रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप कह रहे थे कि वोट हमें घर से निकल कर देना चाहिए, लेकिन हमने अपने मत का प्रयोग तो किया, लेकिन उस प्रयोग से हमें क्या मिला? तो अभी पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं, मुंबईकर हैं, वो पूरी तरीके से दुखी हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने वोट दिया लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और जो कि वहाँ का जो सियासी मंजरनामा है वो पल पल बदल रहा है, इस पर लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। कुछ और अहम खबरें भी। आज गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश है। गुरु नानक देव जी की हयात और खिदमात के बारे में लोगों को मालूमात देने के लिए नांदेड़ में 8 रोज़ा मल्टी मीडिया नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। इस नुमाइश की तफसीलात से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरकजी हुकूमत के वज़ारत बराए नश्र व इशाअत की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गुरु नानक देव जी की शख्सियत का तारुफ करवाने के लिए मल्टी मीडिया नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस दिन में नांदेड़ में 12 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान इस नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भारतवर्ष में हर जगह पर
मल्टीमीडिया एग्जीबिशन लगाए जा रहे हैं गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन के मौके पर। लगभग 13 बड़े मल्टीमीडिया एग्जीबिशंस पूरे भारत में जगह जगह पर लगाए जाएंगे। उसका ही एक भाग करके नांदेड़ में एक बड़ा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन आ रहा है, जिसमें बहुत सारे हाईटेक कंपोनेंट्स जैसे वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, प्रोजेक्शन मैपिंग, डिजिटल डिस्प्ले पैनल्स, होलोग्राम टेक्नोलॉजी, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग एक बहुत बड़े सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की 550वीं यौम पैदाइश अकोला में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। अकोला के पारस फाटा पर वाक़े गुरुद्वारे में खुसूसी लंगर का एहतमाम किया गया। इसमें इलाके की सिख बरादरी के अलावा तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अमन व भाईचारे का पैगाम भी यहाँ से आम किया गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से हर कसुनाकस परेशान है और ऐसे में कहीं नौकरी मेले यानी जॉब फेयर का इनेकाद किया जाता है तो वहाँ बेरोजगार नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ना लाजमी है। इसी तरह का नौकरी मेला मुंब्रा में सादिका एजुकेशनल ट्रस्ट और मून स्टार स्कूल की जानिब से मुनक़िद किया गया। इसमें मुंबई, नवी मुंबई और मज़ाफ़ात के शहरों से टाटा, विप्रो, रिलायंस, ICICI बैंक, महिंद्रा एंड कोटक जैसी नामी ग्रामी कंपनीज की तकरीबन 25 से ज़्यादा मंदोबीन शिरकत करी। मुंतज़मीन के मुताबिक तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चों को इस मेले से नौकरी भी मिल गई है। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं 10वीं 12वीं पास या फेल, ग्रेजुएट, इन लोगों को बेहतर से बेहतर नौकरी मिले, क्योंकि हम लोग शहर से थोड़ा दूर रहते हैं। मुंब्रा तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर होता है, तो कई बार हमारे मुंब्रा के बच्चे जो होते हैं वो इतना कॉन्फिडेंट हासिल नहीं कर पाते कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाकर इंटरव्यू दे, और कई बार इंटरव्यूज़ देने के लिए भी बहुत खर्चा हो जाता है उन्हें। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे जॉब फेयर लगाए और इन जॉब फेयर के ज़रिए एक साथ में एक ही हॉल या एक छत के नीचे तकरीबन 25-30 कंपनियाँ आए। जैसे आज हमारे बीच में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी है, वर्लपूल कंपनी है, विप्रो है, टाटा है, ICICI बैंक आपके सामने है, कोटक बैंक है। इनके HRs को हम लोग इनवाइट करते हैं और वो एक साथ में एक स्टेज के नीचे आते हैं, एक साथ में एक टेबल के अंदर, एक हॉल के अंदर आते हैं, और फिर सारे बच्चे जो मुंब्रा के होते हैं वो यहाँ पर आकर इंटरव्यू देते हैं। यहाँ के जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो 10th है जिन्होंने कुछ काम किया छोड़ दिया, 12th है, ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे मल्टीपल कंपनीज़ को लाने में फिर कामयाब रहे हैं यहाँ पर। और अभी ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, ड्रॉप आउट्स के लिए और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए भी, कि यहाँ पर आके जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जिनको इंटरव्यूज़ देने में दिक्कत है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, स्पेशली इंग्लिश, या कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे पास मौजूद है। तो ऐसे बच्चे जो जॉब सीकर्स इंटरेस्टेड है वो हमारे तक पहुँचे, हम उनको ट्रेन करेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। माह रबीउल अव्वल पैगम्बर इस्लाम की विलादत का महीना है। इसी मुनासिबत से जमात इस्लामी हिंद की यूथ विंग की जानिब से औरंगाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया जाता है। शहर के 3 मुकामात यानी मरकज़ी इस्लामी यूनिस कॉलोनी, लाल मस्जिद टाउन हॉल और पीठन गेट में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें 700 से ज़ायद नौजवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने इन कैंपों का मुआयना किया और दिली मसरत का भी इजहार किया। वाज़ेह रहे कि जमात इस्लामी की यूथ विंग पिछले 10 साल से इस तरह के कैंप मुनक़िद करती आ रही है। करीब 10 वर्षों से एक बहुत ही बढ़िया कादिर साहब की तरफ से, इनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन का जो काम किया जा रहा है, और ये ब्लड किसी खास संप्रदाय को नहीं जाएगा, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। ये पूरे जो इंसान हैं बिना किसी भेदभाव के उनके लिए जाएगा, सरकारी अस्पताल में जाएगा, घाटी हॉस्पिटल में जाएगा। ये बहुत ही नेक काम है और मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ इस काम के लिए, और अपना जो भी सहयोग लगेगा मैं करूँगा। यूथ विंग जमात इस्लामी औरंगाबाद की तरफ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लिया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि हमारे घाटी के दवाखाने में जो खून की ज़रूरत होती है वो पूरी हो, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने यूथ को, अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इस्लाम के मानने वाले इस देश के लिए सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे, और अगर इसको ज़रूरत पड़ती है खून की तो अपना खून भी देने में हम पीछे नहीं हटेंगे। उस बात का एक सिंबल के तौर पर ये सब लोग यहाँ पे जमा है, और हम हमारे नौजवानों को
खिदमत खल्क का जज्बा, समाज सेवा का जज्बा उनके अंदर आए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक तरीके से वो काम करें, समाज के लिए काम करें, खुद अपने लिए काम करें। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हैदराबाद कर्नाटक इलाके से सौतेला सलूक कर रही है बीजेपी हुकूमत। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कानून साज काउंसिल बोस राजू का बयान। शर्मा जी गुला वेदिके कर्नाटक ने किया एहतजाज। 6500 फार्मर्स फैसिलिटेटर्स को बाजाबात करने का मुतालबा। बेंगलुरु में गुरु नानक जयंती की तकरीबात। जाला येडियुरप्पा ने गुरुद्वारे पहुंचकर सिख बिरादरी को दी मुबारकबाद। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कर्नाटक कानून साज काउंसिल के रुकन एनएस बोस राजू ने कहा है कि जब से येडियुरप्पा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, नस्ब व नस्क दरहम बरहम होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि रियासत की बीजेपी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक इलाके के अवाम के साथ सौतेला सलूक कर रही है। बोस राजू कर्नाटक के रायचूर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। ಇರಿಗೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ತಕ್ಷಣ ಕರೆದು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ICC ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೇಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ICC CCIದವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮೂರನೇ ಒತ್ತಾಯ. शर्मा जिविगला वेदिके कर्नाटक ने रियासत के तमाम 6500 फार्मर्स फैसिलिटेटर्स को दोबारा मुलाजमत पर रखने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही इन फार्मर्स फैसिलिटेटर्स को माहाना कम अज़ कम 10,000 रुपये तनख्वाह जारी करने का मुतालबा किया। इस ज़िम्न में शर्मा जिविगला वेदिके गुलबर्गा में जगत सर्किल से DC ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया गया। DC ऑफिस पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन फार्मर्स फैसिलिटेटर्स का कहना है कि बीजेपी हुकूमत में ही फार्मर्स फैसिलिटेटर्स स्कीम के तहत 10वीं पास की बुनियाद पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत पर रखा गया था। अब 12 बरस हो रहे हैं, अभी तक ना उन्हें मुस्तकिल किया गया, ना ही उन्हें कोई मुनासिब मुआवजा ही अदा किया गया। अब तो हुकूमत ही बर्खास्त कर दी गई। 10 साल से फील्ड विजिट हर एक विलेज जाके हम हर एक विलेज को क्या स्कीम्स आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हर एक घर घर जाके स्कीम्स ऐसा आता है, ऐसा सहूलत लेना बोल के हर एक क्रॉप सर्वे, हर एक डिपार्टमेंट सोइल टेस्टिंग, हर एक सोबिया में हर घर जाके फार्मर्स को बताता है सर। उसके साथ यहाँ तक 12 साल हुआ, हमने एक सेफ्टी नहीं सर। अब जो बोले नहीं अब आप लोगों को निकाल दिए, अब कुछ काम नहीं है बोल के हमको कोई तनख्वाह नहीं दिए। साल को हमको जो है 35,000 40,000 देते थे, वो ट्रेजर पहले देते, आप क्या कुछ भी नहीं दे रहे। देने के बाद आप बोले नहीं आप लोगों को निकाले, अब कोई काम नहीं बोल के है। टोटल हमारे पास जो है 273 हमारे गुलबर्गे में है पंचायत की एक बोल के। अब फिलहाल जो है न्यूट्रल है, अब कौन भी नहीं है। 10,000 मिनिमम ऑनरेरियम करके 6,500 लोग जो 12 साल से काम कर रहे, वो लोगों को ग्राम पंचायत को एक बोल के पकड़ के उनको रेगुलराइज करना बोल के हमारा डिमांड है। दिसंबर 14 तक हम गवर्नमेंट को मौका दे रहे, इसका अंदर नहीं करे तो दिसंबर 15 को बेंगलुरु का फ्रीडम पार्क में हम बैठ के इंडेफिनेट फास्ट एंड टू डेथ हंगर स्ट्राइक हम करने वाला है। जो तालुका ऑफिसर है वो खेती में जाता नहीं है, जो जॉइंट डायरेक्टर है वो खेती को जाता नहीं है। कोई किसान का खेती को जाके ये लोग आज तक देखे क्या इनके पास धैर्य है क्या? कोई नहीं गए सो लोग जाने वाले ग्राउंड लेवल ग्रास लेवल को काम करने वाले ये अनुगार सही, ये अनुगार जो ये अनुगार रिपोर्ट देता है वही रिपोर्ट लेके वो सबमिट करता है हायर ऑफिसर को। तो इन लोगों को ये सहूलत नहीं देती है गवर्नमेंट। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी का 550वां यौम पैदाइश जोश व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सिखों के त्यौहार गुरुपूरब के मौके पर बेंगलुरु के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए थे। यहाँ मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद देखने में आ रहा है। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला येडियुरप्पा ने गुरुद्वारे पहुँचकर सिख बरादरी को अपनी मुबारकबाद पेश की। कर्नाटक में सिख बरादरी की आबादी 1 लाख से ज़ायद है। सिख तबके ने हुकूमत से मांग की कि गुरु नानक देव जी के नाम पर एक बड़ा अस्पताल भी कायम किया जाए।
ये गुरु नानक देव जी के 550 साल हम मना रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम आज ये दिन देख रहे हैं कि 550 साल मना रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आज गुरु नानक के नाम पे कोई एक कॉलेज हो, कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई एक हॉस्पिटल बने जिससे गरीब मरीज़ों का ट्रीटमेंट हो। धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, अभी आज के 50 साल के बाद आएगा, पहली बात तो ये है। और हम पूरी कायनात को, जैसे ये गुरु नानक देव जी मुसलमानों के फ़कीर थे, हमारे गुरु थे, और इनका सब जाति को एक ही कटारे के अंदर रखने का मीन्स सब जाति एक है संदेश देते थे। यही संदेश भी हमको चलना चाहिए और मानवता की जात सभी एक ही पहचान हो, सभी को एक ही करना है। पैगम्बर इस्लाम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए है। मुसलमानों की अहम जिम्मेदारी है कि वो रसूल पाक के पैगाम और तालीमात को दुनिया भर में आम करें। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में मुनक़िदा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में मुक़र्रिरीन ने इन तमाम ख़यालात का इजहार किया। इसीलिए मुझे कहने दो, बगदाद की धरती पर जहां गौसे आजम आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। अजमेर की धरती पर जहां गरीब नवाज आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। तवक्कल मस्तान जिस जमीन पे आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। गुलबर्गा शरीफ में बंदा नवाज आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। किछौछे की धरती पर जहां मखदूम अशरफ आराम फरमा है वो भी अल्लाह की निशानी है। और सबसे बड़ी आसानी रूह कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह गुंबद खज़रा में आराम फरमा है, वो सबसे बड़े अल्लाह की निशानी है। और इन सब मकामात की ताज़ीम और तकरीम से दिल मुत्तकी होता है। दिल सुभान अल्लाह। गोया हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम और हर मिल्लत के रसूल बन के आए, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबके लिए रसूल बन के आए और सबके लिए हिदायत का पैगाम लाए। और सबके जब आप तशरीफ़ लाए तो उसके बाद आपने अपनी बचपन की ज़िंदगी से लेकर 63 साल पूरी ज़िंदगी में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक जहती का पैगाम दिया, लोगों को आपस में इख्तिलाफात से दूर रखा और सबके लिए यही हुक्म दिया कि चाहे वो कौन भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो, उसके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करें, प्यार और मोहब्बत बांटें। स्टार्टिंग से प्लान कर दिया कि वी विल कॉल इट एज वर्ल्ड पीस डे। We gave a message of universal peace, communal harmony and brotherhood because that is what Islam preaches and that is what Islam stands for. यहाँ पे आप देखेंगे तो कई एक थोड़े परसेंटेज में गैर कौम भी थे। यहाँ पे जो मेहमान खुसूसी थे उसमें वी हैड कॉल्ड पीपल फ्राम डिफरेंट थॉट्स ऑफ लाइफ और दूसरे स्ट्रीम्स ऑफ थॉट, और इसके साथ डिफरेंट रीजन से भी यहाँ पे मौजूद थे। सो वी वांटेड टू गिव आउट अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल पीस। Mostly youngsters are not aware much about what our Prophet preached and what was his way of life. So it would be more important that they would look into it as an important and serious thing, that what the Prophet of Islam was, because he's been ranked as one of the most influential persons of the world. ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने तालीमी मिशन 2050 का आगाज़ कर दिया है। इस मिशन का अहम मकसद है कि मुस्लिम समाज में एक भी बच्चा तालीम से दूर न रह पाए। ड्रॉप आउट यानी तर्क तालीम का मसला मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। बेंगलुरु में मिली काउंसिल के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश भी बनाया गया। इस मौके पर मिली काउंसिल के नुमाइंदों ने मिशन 2050 की जानकारी दी। इजलास में रिसर्च स्कॉलर्स ने मौलाना आज़ाद की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली। रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा कि मुसलमानों ने मौलाना आज़ाद की दूरअंदेशी को नहीं समझा, इसलिए आज मुसलमानों को इन परेशानियों का सामना है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल की मजलिस उमूमी और मजलिस आमिला का सालाना इजलास हुआ था। उसमें एक तहरीक की बुनियाद डाली गई है और तहरीक शुरू की गई है जिसे मिशन 2050 का नाम दिया गया है। यानी साल 2050 तक मिली कौंसिल की तरफ से एक तहरीक चलाई जाएगी और इसकी ये कोशिश होगी कि कोई एक भी मुसलमान बच्चा या बच्ची बग़ैर तालीम के ना रहे, अनपढ़ ना रहे, लिटरेट ना रहे। मुसलमानों में जो है 100% पूरे मुल्क में ख़वानदगी पैदा करने की कोशिश की जाए। बहुत सारे लोग जो एजुकेशन को जो समझते हैं वो एजुकेशन को इस तरह से लेते हैं कि
जैसे एजुकेशन एक कैरियर बिल्डिंग टूल है, यानी उनको जो है जॉब्स के लिए, कैरियर के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ये गलत है। एजुकेशन जो होता है जो इंसान के लिए एक नेसेसिटी होती है, इट इज़ समथिंग विच कंप्लीट्स दी कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह तकसीम बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिरी लम्हे तक उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह इसको मुत्तहिद रखा जाए, लेकिन तो उन्होंने वही कहा कि अक्सरियत में हैं हम लोग, बंटवारा होगा तो एक तरफ हिंदू मुसलमानों की अक्सरियत का एक मुल्क होगा, दूसरी तरफ हिंदुओं की अक्सरियत का एक मुल्क होगा, और उसके बाद जो है हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों परेशानी का जो उन्होंने जो दूरअंदेशी से कहा था, आज वो सच साबित हो रहा है। हिंदुस्तान के तालीम की हालत क्या होगी कि नेशनल एजुकेशन डे जो सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर जो मनाया जाता है, जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया है इस बार, उसमें ख़ुद मौलाना आज़ाद का नाम नहीं है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा और अपडेट खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।